तो चलिए आज फाइनेंस की दुनिया के एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। डिविडेंड क्या ये सच में मायने रखता है? मतलब एक कंपनी जब अपना मुनाफा शेयर होल्डर्स को बांटती है तो क्या इससे उसकी वैल्यू सच में बढ़ती है या ये सब बस एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना है? ये सवाल सीए इंटर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजंस। और आज हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटेंगे, हमारा मकसद है हर थ्योरी के पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की कहानी को पकड़ना। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में दो बड़े कैंप हैं। एक तरफ हैं वॉल्टर और गॉर्डन जो कहते हैं कि हाँ, डिविडेंड का फैसला बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ हैं मोदिग्लियानी मिलर, मतलब एमएम की जोड़ी, जो कहती है अरे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं किसके तर्क में ज्यादा दम है। हाँ, और हम इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, कहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, कहाँ से प्रैक्टिकल सवाल आ सकता है, और वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनसे बचना है। तो चलिए पहले कैंप से शुरू करते हैं, रेलेवेंस थ्योरी, जो मानती है कि डिविडेंड का फैसला बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इस कैंप के पहले खिलाड़ी हैं प्रोफेसर वॉल्टर। मैंने सुना है कि उनका मॉडल एक बहुत ही सीधे साधे खेल पर आधारित है, दो खिलाड़ियों के बीच का खेल, आर और के। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे ऐसे समझिए कि आर यानी रेट ऑफ रिटर्न, ये कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, और के यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये वो पासिंग मार्क्स हैं जो शेयर होल्डर्स ने तय किए हैं, उनकी उम्मीद। वॉल्टर का पूरा मॉडल बस इसी रिपोर्ट कार्ड और पासिंग मार्क्स की तुलना पर टिका है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो फिर वो जो एक लंबा सा फॉर्मूला है, एमपीएस इक्वल्स टू डी प्लस ई इंटू डी आर के आई के ई, उससे देखकर तो अक्सर घबराहट होती है। नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले को पढ़ने के बजाय उसके लॉजिक को पकड़ते हैं, है ना। वॉल्टर कहते हैं कि आपके शेयर की जो कीमत है वो दो हिस्सों से बनती है। पहला हिस्सा तो है डिविडेंड, डी, जो आपको कैश में मिल गया, और दूसरा जो ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है, वो पैसा जो कंपनी ने अपने पास रख लिया, मतलब रिटेन कर लिया, और उसे बिजनेस में वापस लगाकर उस पर अपने रिपोर्ट कार्ड यानी आर के हिसाब से कमाई की। समझ गया, मतलब कुछ कैश हाथ में और बाकी का पैसा कंपनी के पास काम पर लगा हुआ है। तो अब उन तीन सिचुएशंस की बात करते हैं जो कंपनी के रिपोर्ट कार्ड पर निर्भर करती हैं। पहली, जब कंपनी क्लास की टॉपर है, यानी आर जो है वो केई से ज्यादा है। बिल्कुल, ये है ग्रोथ कंपनी। कंपनी का रिपोर्ट कार्ड यानी आर शेयर होल्डर्स की उम्मीद यानी केई से कहीं बेहतर है। मान लीजिए शेयर होल्डर्स को 12% की उम्मीद है, पर कंपनी 20% कमा रही है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? एक मिनट, अगर मेरे पास पैसा लगाने की ऐसी शानदार जगह है जहां 20% रिटर्न मिल रहा है, तो मैं उसे दूसरों को क्यों दूंगा? मैं तो सारा पैसा वापस बिजनेस में ही लगा दूंगा। एग्जैक्टली, यही वॉल्टर कहते हैं। जब आर के हो तो कंपनी के लिए सबसे अच्छी डिविडेंड पॉलिसी है 0% डिविडेंड देना। मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए। सारा पैसा रोको और बिजनेस में लगाकर शेयर होल्डर्स के लिए और ज्यादा दौलत बनाओ। तो मतलब यहां पर रिश्ता उल्टा है, डिविडेंड जितना कम, शेयर की कीमत उतनी ज्यादा। ये तो एमसीक्यू के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट बन गया। अब दूसरी सिचुएशन पर आते हैं, जब कंपनी क्लास में फेल हो रही हो, यानी आर जो है वो के से कम है। ये है डिक्लाइनिंग कंपनी। शेयर होल्डर्स 12% की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ 8% का रिटर्न दिखा रहा है। अब सोचिए, क्या ये सही है कि कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा अपने पास रखकर उसे सिर्फ 8% पर इन्वेस्ट करे, जबकि वो खुद कहीं और लगाकर 12% कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो एक तरह से उनके पैसे को बर्बाद करना हुआ। बेहतर है कि मैं सारा मुनाफा उन्हें डिविडेंड के तौर पर लौटा दूं और कहूं कि भाई आप ये पैसा ले जाओ और जहां बेहतर रिटर्न मिले वहां लगा लो। एकदम सही। तो जब आर के हो तो ऑप्टिमल डीपीआर होता है 100%। सारा पैसा बांट दो। यहाँ डिविडेंड और शेयर प्राइस में एक पॉजिटिव रिश्ता है। डिविडेंड जितना ज्यादा, शेयर प्राइस उतना बेहतर। और तीसरी स्थिति तो फिर सीधी होगी, जब आर और के बराबर हों, मतलब कंपनी बस पासिंग मार्क्स ला रही है। हाँ, ये कांस्टेंट कंपनी है। कंपनी उतना ही कमा रही है जितनी शेयर होल्डर्स की उम्मीद है। 12% की उम्मीद, 12% की कमाई। ऐसे में कंपनी पैसा अपने पास रखे या शेयर होल्डर को दे दे, एक ही बात है। तो इस केस में डिविडेंड पॉलिसी से शेयर प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वॉल्टर का मॉडल पूरी तरह लॉजिक पर आधारित है, आर और के का खेल। पर इसमें इंसानी साइकोलॉजी का कोई रोल नहीं है क्या?
मुझे लगता है कि निवेशक हमेशा इतने तार्किक नहीं होते। शायद यहीं पर गॉर्डन का मॉडल आता है। वॉल्टर का है, लेकिन उसके पीछे की सोच में साइकोलॉजी का एक तड़का है। गॉर्डन बात करते हैं बर्ड इन हैंड थ्योरी की। हाँ, ये मैंने सुना है। हाथ में आई एक चिड़िया झाड़ी में बैठी दो से बेहतर है। इसका डिविडेंड से क्या लेना देना? इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को आज हाथ में मिला डिविडेंड का कैश भविष्य में मिलने वाले कैपिटल गेन के वादे से ज्यादा कीमती लगता है। भविष्य में अनिश्चितता है, रिस्क है, लेकिन आज जो डिविडेंड जेब में आ गया वो पक्का है, वो निश्चित है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो गॉर्डन के मॉडल का मुख्य आधार क्या है? गॉर्डन के मॉडल में एक बहुत जरूरी इक्वेशन है जो ग्रोथ की कहानी कहती है। G = B.R। यहाँ G है ग्रोथ रेट, B है रिटेंशन रेशियो, मतलब मुनाफे का कितना हिस्सा कंपनी ने रोका, और R है कंपनी का रिटर्न। ये इक्वेशन कहती है कि ग्रोथ मुफ्त में नहीं आती। ग्रोथ के लिए पैसा रोकना होगा B, और फिर उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा R। ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो क्या गॉर्डन के मॉडल के नतीजे भी वॉल्टर जैसे ही हैं? मतलब कब डिविडेंड देना चाहिए और कब नहीं? हाँ, बिल्कुल, निष्कर्ष वही है। अगर RK है, मतलब ग्रोथ फर्म है, तो आप जितना ज्यादा पैसा रोकेंगे, B जितना ज्यादा होगा, आपकी ग्रोथ G उतनी ही तेज होगी। इसलिए DPR 0% होना चाहिए। और अगर RK है, मतलब डिक्लाइनिंग फर्म, तो पैसा रोकना तो बेवकूफ़ी है। आप खराब रिटर्न पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेहतर है सब बांट दें, यानी DPR 100% रखें। ठीक है, तो वॉल्टर और गॉर्डन दोनों एक ही टीम में हैं। दोनों कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी बहुत जरूरी है। लेकिन अब उस दूसरे कैंप की बात करते हैं, MM अप्रोच, जो कहता है कि डिविडेंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये कैसे हो सकता है? ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। यहीं पर यह चैप्टर सबसे दिलचस्प हो जाता है। MM का तर्क थोड़ा घुमावदार है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं, आप लोग गलत चीज पर ध्यान दे रहे हो। कंपनी की वैल्यू डिविडेंड बांटने से नहीं, बल्कि अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से बनती है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए मैं एक शेयर होल्डर हूं। अगर मुझे डिविडेंड नहीं मिलता तो मेरा तो नुकसान है ना? कहते हैं नहीं। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है 100 रुपए का। आपकी कुल संपत्ति हुई 100 रुपए। ठीक है। केस 1, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती। साल के अंत में शेयर की कीमत बढ़कर 110 रुपए हो जाती है। आपकी संपत्ति 110 रुपए। केस 2, कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देती है। तो जैसे ही कंपनी 10 रुपए कैश बाहर देती है, उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है, तो शेयर की कीमत गिरकर 90 रुपए हो जाएगी। अब साल के अंत में ये 90 रुपए का शेयर भी बढ़कर मान लीजिए 99 रुपए हो जाता है। तो आपकी संपत्ति कितनी हुई? 99 रुपए का शेयर प्लस 10 रुपए डिविडेंड कैश, मतलब 109 रुपए। दोनों केस में आपकी संपत्ति लगभग बराबर ही रही। वाओ! मतलब जो डिविडेंड मिला उससे शेयर की कीमत कम हो गई, तो नेट नेट मेरी जेब पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पर कंपनी का क्या? उसने तो 10 रुपए का कैश गंवा दिया। ये MM के तर्क का दूसरा हिस्सा है। वो कहते हैं कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो पहले से तय कर रखी है। अब डिविडेंड देने की वजह से उसके पास जो 10 रुपए कम पड़े, वो उसकी भरपाई बाजार से नए शेयर जारी करके कर लेगी। तो जो कैश डिविडेंड के रूप में बाहर गया, वही कैश नए शेयर बेचकर अंदर आ गया। कंपनी की कुल वैल्यू पर नेट इफेक्ट क्या हुआ? 0। अच्छा, तो ये एक तरह का कैश फ्लो का मैनेजमेंट है। जो एक जेब से गया वो दूसरी जेब से आ गया। एग्जाम में इसका जो बड़ा सवाल आता है, उसे हल करने का क्या तरीका है? हाँ, उसमें आपको यही साबित करना होता है कि डिविडेंड दें या ना दें, दोनों ही सूरत में फर्म की टोटल वैल्यू एक समान रहती है। इसके लिए 4 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। स्टेप 1, आप साल के अंत में शेयर की कीमत P1 निकालते हैं। स्टेप 2, आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से कितने पैसे की जरूरत है। स्टेप 3, उस जरूरत को पूरा करने के लिए कितने नए शेयर जारी करने होंगे। और स्टेप 4, आप फर्म की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और आप देखेंगे कि दोनों ही केस में जवाब बिल्कुल एक जैसा आता है। बहुत बढ़िया। तो ये 3 बड़े मॉडल हो गए। अब कुछ छोटे मॉडल्स और वो प्रैक्टिकल टिप्स जो एग्जाम में मार्क्स बचाने के काम आते हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, 2 और मॉडल हैं जिन्हें जल्दी से समझना जरूरी है। पहला है ग्राहम एंड डोड मॉडल। ये लोग मानते हैं कि डिविडेंड जो कैश में दिया जाता है वो असली होता है, इसलिए उनका फॉर्मूला डिविडेंड को अर्निंग्स से ज्यादा वेटेज देता है। और दूसरा मॉडल, लिंटर का मॉडल, वो क्या कहता है? लिंटर का मॉडल बहुत ही व्यावहारिक बात करता है। वो कहता है कि कंपनियां
अचानक से डिविडेंड में बड़ा बदलाव करने से, खासकर डिविडेंड कम करने से डरती हैं, क्योंकि इससे बाजार में घबराहट फैल जाती है। इसलिए कंपनियां एक टारगेट पे आउट रेशियो तो रखती हैं, लेकिन उस तक धीरे धीरे पहुंचती हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। अब वो सबसे जरूरी हिस्सा, एग्जाम में कहाँ गलती हो सकती है, वो कौन से ट्रैप हैं जिनसे बचना चाहिए? 3 बड़े ट्रैप में। पहला, रिटेंशन रेशियो बी और डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीआर का रिश्ता। ये हमेशा 100% डीपीआर होता है। स्टूडेंट्स जल्दी में से भूल जाते हैं। दूसरा ट्रैप क्या है? दूसरा है के, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ढूंढना। कभी कभी ये सीधे नहीं दिया होता, पर सवाल में पी रेशियो दिया होता है। यहाँ एक शॉर्टकट काम आता है, के इक्वल्स 1 पी रेशियो। ये बहुत समय बचाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक ट्रैप? वो है D0 और D1 के बीच का फर्क। ये MCQ में सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है। D0 का मतलब है पिछले साल का डिविडेंड या अभी जो दिया गया है। अगर सवाल में लास्ट ईयर डिविडेंड या जस्ट पेड जैसे शब्द है तो वो D0 है। और D1 कब मानेंगे? अगर सवाल में एक्सपेक्टेड टू पे, विल पे डिविडेंड या डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है तो वो D1 है, यानी भविष्य का डिविडेंड। इस एक छोटी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार यह है कि डिविडेंड की दुनिया में 2 बड़ी विचारधाराएं हैं। एक तरफ वॉल्टर और गॉर्डन का रेलेवेंस कैंप है, जो कहता है कि डिविडेंड का फैसला कंपनी के भविष्य पर सीधा असर डालता है। उनका मंत्र है, ग्रोथ है तो पैसा रोको, ग्रोथ नहीं है तो पैसा बांटो। और दूसरी तरफ है एमजेम का इररेलेवेंस कैंप, जो कहता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पत्थर की लकीर है तो डिविडेंड पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बाहर से फंड्स उठाकर सब कुछ बैलेंस कर लेगी। बिल्कुल, ये थियरीज हमें सोचने का एक ढांचा देती हैं। सही कहा, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि असल दुनिया में डिविडेंड सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं है, ये एक संकेत भी है। एक कंपनी जो लगातार डिविडेंड देती है, वो बाजार को अपनी स्थिरता और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास का संकेत दे रही होती है। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी गणितीय मॉडल पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, एक कंपनी के पास बहुत अच्छे ग्रोथ के मौके हैं, मतलब R&D के, तो थ्योरी कहती है कि उसे 100% डिविडेंड देना चाहिए। लेकिन उसके ज्यादातर शेयर होल्डर्स रिटायर्ड लोग हैं, जिन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए नियमित इनकम की जरूरत है। ऐसे में कंपनी को व्यावहारिक रूप से क्या डिविडेंड पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्या थ्योरी हमेशा इंसानी जरूरतों पर हावी हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।